नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो में बस आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन नंबर 7 जो कि स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है, उसमें उन्होंने एक 3 शेड्यूल दे रखे हैं हमारे को। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। ठीक है, हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 में क्या बोलता है? तो सर दोस्तों, शेड्यूल 1 में बोलता है कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, चाहे वो एक्टिविटी सप्लाई विदाउट एनी कंसिडरेशन कंसिडर्ड एज सप्लाई मीन्स शेड्यूल 1 में वो बोलता है में कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी गई है जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपको उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं भी मिलता, मीन्स कोई भी वैल्यू नहीं भी मिल रही है, नहीं भी मिलती, तो भी वो आपकी सप्लाई मान ली जाएगी। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, मैं खाली वही आपके साथ में आज शेड्यूल 1 डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहला है परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी क्लेम्ड। ठीक है, मींस अगर आपके बिजनेस में कोई एसेट है, उसको अगर मैं आपने परमानेंट डिस्पोज ऑफ या फिर ट्रांसफर कर दिया बिना किसी कंसिडरेशन के, और जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम कर रखा था, तो वो मान लिया जाएगा कि वो आपकी सप्लाई है। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक बिजनेस के अंदर कोई कंप्यूटर था, कंप्यूटर की लाइफ एज पर कंपनी से 3 साल होती है, 3 साल में वो डेप्रिशिएट होकर पूरा बुक्स के अंदर वैल्यू की स्क्रैप रह गई। आपने अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाए, हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया एम्प्लॉय को, तो भी ये आपकी सप्लाई मानी जाएगी कंपनी को, कंपनी को उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा। इट इज सप्लाई और जीएसटी पे करेगी कंपनी। ठीक है, पहला केस होगा परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर। सेकंड, कोई भी सप्लाई, एनी सप्लाई गिवन टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25। ठीक है, मींस आपने कोई सप्लाई यानी कि अपने गुड्स किसी रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर कर दिए हैं, या फिर किसी डिस्टिंक्ट पर्सन, जो कि हमारे सेक्शन 25 में बताया गया है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है कि उनका पैन नंबर तो सेम है, बट जीएसटीएन डिफरेंट। ऐसा कब होगा कि आपकी कंपनी है जिसके 3 या 4 ऑफिस है, लाइक दिल्ली के अंदर है, हरियाणा में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो उनका क्या होगा? पैन नंबर तो कंपनी का सेम होगा, लेकिन जीएसटी नंबर हर स्टेट वाइज होगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस किसी रिलेटेड पर्सन को दिया, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन जिनका सेम पैन है लेकिन जीएसटी अलग अलग है, उनको अगर आपने सप्लाई करी और वो बिना किसी कंसिडरेशन के कर दिया है, तो भी वो हम सप्लाई मान लेंगे, तो भी वो सप्लाई है और इस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस है प्रोवाइडेड। ये क्या है? प्रोवाइडेड कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है और गिफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50,000 है, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। बट अगर ये 50,000 से क्रॉस कर जाता है, क्रॉस 50,000, तो ये सप्लाई मान ली जाएगी। मींस अगर एम्प्लॉयर ने कोई एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया और उसकी वैल्यू अप टू 50,000 है, तो कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 50,000 क्रॉस कर जाती है, तो भी वो आपकी सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, तीसरा केस हो गया। चौथा केस आपका आता है प्रिंसिपल एजेंट या फिर एजेंट प्रिंसिपल एजेंट या एजेंट प्रिंसिपल का केस कैसा होगा? प्रिंसिपल ने कुछ अपने गुड्स एजेंट को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के। उसने एजेंट से बोला कि जब आप बेच देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट मेरे पास में आनी चाहिए, सेल वैल्यू मेरे को मिलेगी। तो यहां पर जो प्रिंसिपल ने उसको
ट्रांसफर किया एजेंट को, वो बिना किसी कंसिडरेशन का करा, तो ये भी सप्लाई मान ली जाएगी प्रिंसिपल की तरफ से, वो मान ली जाएगी प्रिंसिपल ने वो गुड्स सेल आउट कर दिए हैं, प्रोवाइडेड। और ऐसे ही अगर एजेंट ने कोई गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ पर रिसीव कर लिए हैं, ठीक है, तो वो भी सप्लाई मान ली। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एजेंट के पास राइट होना चाहिए ओनरशिप ट्रांसफर करने का, ठीक है। मींस अगर एजेंट के पास में जो गुड्स प्रिंसिपल ने रखवाए या प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट ने रिसीव कर लिया, अगर वो एजेंट उन गुड्स को सेल आउट कर सकता है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी कंसिडरेशन के, मींस उसका कंसिडरेशन एजेंट को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रिंसिपल को मिलेगा, तो वो भी सप्लाई मान ली जाएगी प्रिंसिपल के हाथ में, और वो प्रिंसिपल की वैल्यू मानी जाएगी, वो सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। पांचवा केस आता है कि आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया से ली है आपने, अपने किसी रिलेटेड पर्सन से, या फिर आपकी ही कोई स्टैब्लिशमेंट है जो कि बाहर कंट्री में डील करती है, उससे आपने कोई सर्विसेज को इंपोर्ट करा है, वो भी अब बिना किसी कंसिडरेशन के लिए है, तो उसके ऊपर भी वो भी आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी, वो भी सप्लाई है, और बिजनेस को उसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी जमा करवाना होगा, आरसीएम में जीएसटी होगा, ठीक है। तो इसका क्रक्स क्या निकला, शेड्यूल 1 में ऐसी एक्टिविटीज को कवर किया गया है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकती है, जो कि बिना किसी कंसिडरेशन के हुआ, मींस विदाउट एनी कंसिडरेशन आपने कोई गुड्स या सर्विसेज को दे दिया है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी जिसके लिए पैसा चार्ज नहीं किया गया, तो वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल 1 में, जिसके अंदर सबसे पहला केस जो होता है वो होता है कि आपने कोई बिजनेस एसेट को परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया, जिसके ऊपर बिजनेस ने आईटीसी क्लेम किया हुआ था, तो बिना किसी वैल्यू के अगर आपने उसको डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफर किया तो वो सप्लाई मानी जाएगी। सेकंड केस होता है आपका कि सप्लाई गिवन टू, आपने सप्लाई जो किसी रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन जिनका मतलब पैन नंबर सेम है लेकिन उनका जीएसटी अलग अलग है, आपने अगर रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने कोई सप्लाई करी है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट अप टू 50,000 तक दिया तो वो सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे दिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर का 50,000 से ज्यादा गिफ्ट एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को दे देता है, तो वो भी आपकी सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट या एजेंट प्रिंसिपल का केस है, मींस प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट को ट्रांसफर कर दी या फिर एजेंट ने कोई गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिटेन कर लिया और एजेंट के पास में उन गुड्स को ट्रांसफर करने का राइट है, मींस उसके पास में ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट एजेंट के हाथ में अगर वो आ जाता है, अगर है उसके पास में वो पावर, तो वो भी हमारा सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर शेड्यूल 1। एंड लास्ट बचता है हमारे पास में इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने कोई सर्विसेज को आउटसाइड कंट्री से इंपोर्ट किया है जिसके ऊपर जो कि आपने किसी रिलेटेड पर्सन से या किसी रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट जो कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट थी उससे आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी जमा करवाना हो, वो भी सप्लाई माना जाएगा। अगर आपने बिना किसी कंसिडरेशन के लिया है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा और बिजनेस को उसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी जमा करवा के उसका इनपुट क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट था शेड्यूल 1 का, जो कि हमारे सेक्शन 7 में हमारे इसका रेफरेंस आता है, जहां पे वो बोलता है कि शेड्यूल 1 के अंदर अगर कोई सप्लाई या कोई ऐसी एक्टिविटीज है जिसके लिए आपने कोई पैसा पे नहीं किए, कोई पैसा चार्ज नहीं किया, तो वो भी आपकी सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। बाकी इसी तरह की और अपडेट्स के लिए फॉलो कर ले मेरे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और मैं दिनेश मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।